सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि पंजाब इस समय देश अंदर पूर्ण आज़ादी की लड़ाई की अगवाई करता दिखाई दे रहा है। जागदा पंजाब मंच वालों भारतीय लोकतंत्र का संकट विषय पर करवाए गए सैमीनार दौरान उन्होंने कहा कि इस समय पूरे मुल्क दीयां नज़रां पंजाब ते टिकियां हुई हैं। इसका कारण यह भी है कि सूबे के लोगों ने हमेशा अन्यां खिलाफ लड़ाई च मोहरी भूमिका निभाई है। श्री भूषण ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई तो बाद हुण पूर्ण आज़ादी लई लहर उठन लगी है। लोगों के मनां विचों डर निकलण लगा है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरहदी सूबा पंजाब इस जद्दोजहद च अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की खूबी है कि इत्थों के लोग बिना भय तो जबर जुल्म खिलाफ लड़ना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण वश ये भाजपा की सरकार पूरी मेजॉरिटी से आ गई और इस सरकार में भी दो आदमियों का सिर्फ वर्चस्व है, उसके आगे कोई तीसरा आदमी नहीं है, मोदी और अमित शाह। इन लोगों की सोच, इन लोगों की संस्कृति लोकतांत्रिक नहीं है। ये लोग सभ्यता में भी विश्वास नहीं करते, किसी भी तरह के मीन्स अख्तियार करने के लिए तैयार है और बहुत सिस्टमैटिकली हमारे सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करते चले जा रहे हैं, मौलिक अधिकारों को दबाते जा रहे हैं, लोगों को डराते जा रहे हैं। बिल्कुल एक फांसीवाद यहाँ कायम किया जा रहा है और हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम में बांट कर पोलराइजेशन की एक पॉलिटिक्स, मीडिया को कैप्चर करके परसेप्शन बनाने का, यानी कि इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है लेकिन परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि नहीं जी सरकार ने तो बहुत अच्छी कर दी इकोनॉमी। चीन हिंदुस्तान में घुस गया लेकिन परसेप्शन ये बनाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि नहीं कोई हमारे तो सोल्जर्स ने बड़ा मजबूती से जवाब दे दिया। तो संकट तो इस वजह से आ गया है। अब इससे बाहर कैसे निकलें ये सवाल है। अब देखिए, बाहर निकलने के लिए पहले तो आम आदमी को और यूथ को खासकर ऑर्गेनाइज होकर खड़ा होना पड़ेगा। ये तो अब सबको दिख रहा है कि बहुत बड़ा संकट है, हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, सब जॉब्स चले गए हैं, हर तरह के अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के ऊपर हो रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं, कानून का राज बचा ही नहीं है, एक्टिविस्ट को विक्टिमाइज किया जा रहा है। ये सबको अब दिख रहा है। अब तो ऑर्गेनाइज होकर लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और जो डर है अपने मन से वो निकालना पड़ेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे यूथ हो, चाहे कोई भी सेक्शन, चाहे दलित हो, चाहे महिलाएं हो, सबको खड़ा होना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला कि ये एक इंडिपेंडेंस की लड़ाई से कम नहीं है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन ही होना होगा इस देश में। पार्टीज में भी बहुत प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार भी है और भी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत बार वो पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी तरह की चीज़ें करना चाहती हैं, कई लेकिन जितना ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्थानों को ध्वस्त करने का, मौलिक अधिकारों को कुचलने का, एक्टिविस्ट, माइनॉरिटीज़, दलितों के खिलाफ अत्याचार जितना इस सरकार ने किया है और जितनी फांसीवादी और असभ्य सोच इस सरकार और इस पार्टी की है, उतनी मैंने कभी नहीं देखी किसी और पार्टी की। मैंने इमरजेंसी का दौर भी देखा, लेकिन इमरजेंसी के दौर में भी इस तरह का असभ्य एटमॉस्फेयर और बिल्कुल
बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लिंच मॉब्स को सड़कों पर छोड़ना, इस तरह की सिचुएशन इमरजेंसी के दौरान बीजेपी का पॉलिटिकल कोई आज कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव है। पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव तो एमर्ज होना होगा। पर मेरी राय में अगर आप कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को चिन्हित करना चाहें तो मेरी राय में अभी भी कांग्रेस ही एक वो पार्टी है जो कि एक पॉलिटिकल सिंगल जो एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव को लीड कर सकती है। लेकिन कांग्रेस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं। उनके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स हैं, भ्रष्टाचार भी है, सब कुछ है। तो इसलिए अभी तो लोगों को ढूंढना होगा कि किस तरह का ऑल्टरनेटिव कैसे इमर्ज करेगा। प्रशांत जी, जिस मेरी राय में ये परसेप्शन आपका सही नहीं है। 80% 80% हिंदू ज़रूर हैं, लेकिन 80% हिंदू ये नहीं मानते हैं, वो सारे हिंदू ये नहीं मानते हैं। उसमें से कुछ हिंदू हो सकता है ज़रूर वो मानते होंगे जो आप कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हिंदुओं को तो अब ये फीलिंग है कि इन्होंने अपनी राजनीति के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नफरत फैलाई है कि हिंदुस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की, मुस्लिम जो हैं हिंदुओं के लिए कोई थ्रेट नहीं है इस देश में। और ये बात ज़्यादातर लोग समझते हैं। कुछ लोगों के माइंड में ये प्रोपोगेंडा से, फेक न्यूज़ से ये बात भर दी गई है कि जैसे मुस्लिम्स हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, बट ये थोड़े ही लोगों के माइंड में आई है। और जिनके माइंड में भी ये पॉइजन भरा गया है, उनके माइंड्स को भी ठीक करने की ज़रूरत है। उनके पास भी देखिए, डाइवर्सिटी हिंदुस्तान की जो रिलीजियस, कल्चरल, एथनिक और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जैसे बायोडाइवर्सिटी किसी एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रेंथ होती है, तो ये सब डाइवर्सिटी, ह्यूमन डाइवर्सिटी उस सोसाइटी की स्ट्रेंथ होती है। और हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी ताकत है और इसको हमको समेट के रखना ज़रूरी है। जब जब इस तरह का फैलाया गया, जैसे नाज़ी जर्मनी में, या अब आजकल की हिंदू राष्ट्र बना लो और बिल्कुल एक ही तरह के लोग होने चाहिए, उसका बहुत खतरनाक परिणाम था। सुप्रीम कोर्ट में किसको भगवंत मान ये प्रचार कर रहे हैं कि किसान ऑर्डिनेंस के खिलाफ सरकार को चुनौती थोड़ी देनी है। नहीं, जो अगर वो प्रस्ताव पारित होकर जाता है, ये उनका मानना ही मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो इन्होंने इस कानून के द्वारा, कि उसका कोई मतलब नहीं है। इस कानून के द्वारा इन्होंने जो रेगुलेशन था और मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मंडियों का रेगुलेशन, वो इफेक्टिवली ख़त्म कर दिया। तो सर उनका कहने का, सॉरी मैं टूट रहा हूँ, सर के कहने का भाव ये था जी कि क्या ग्राम सभा है, जो यूनिट है, ग्राम सभा का यूनिट है, क्या उसके मते की उसका प्रस्ताव है, जो लगता है प्राइमा फेसा है, वो सही नहीं लगता। लेकिन मैंने अभी उसको सर आप वकील बरादरी से आ रहे हैं। बोलो जी भारद्वाज जी। हमारी दुर्दशा हो रही है, उनको कई सारी चीज़ें तो उनको समझ में आती हैं। सर मैंने उनसे बात की ना, वो क्या 25 साल के बाद 1975 में देखिए, ये तो सिविल सोसाइटी को ही खड़ा होना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी को ही खड़े होकर, ऑर्गेनाइज होकर वो चेंज लाने पड़ेंगे, या फिर जो भी सत्ता में है उनको बाध्य करना पड़ेगा। तो अब सिविल सोसाइटी के खड़े होने का समय है। इस वक्त सामने आप या दुनिया या लोग, मेरी राय में तो राहुल गांधी भी मोदी से कहीं बेहतर है। उसको पप्पू पप्पू कितना भी कहते रहे, लेकिन मेरी राय में वो कहीं बेहतर है। सभ्य आदमी है, समझदार है, झूठ नहीं बोलता जैसे मोदी जी रोज झूठ बोलते हैं। तो इसलिए
उससे कहीं बेहतर है, कम से कम लोगों की बात सुनना। इसके साथ एक सवाल है। इसको हम बिल्कुल नहीं चाहते। अपने अल्टरनेटिव तो काम नहीं, वो ठीक है, ठीक है। देखिए, मेरी राय में इस समय जो कांग्रेस पार्टी की करंट नेशनल लीडरशिप है, वो कम से कम सभ्य लोग हैं। दे आर रिलेटिवली डिसेंट पीपल इन माय व्यू। हमारा जो परसेप्शन है इन लोगों के बारे में, ये डिसेंट लोग मुझे लगते हैं। ये बात सही है आपकी कि कांग्रेस पार्टी में बहुत खराब लोग भी हैं, हाँ? और उन लोगों का पर्ज होने की ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी से। लेकिन अगर नेशनल लेवल पर देखें तो नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो नेशनल लेवल पर अभी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बढ़िया पार्टी है या बहुत आइडियल पार्टी है। आप बोल रहे हो alternative। मतलब आपने हमसे ये पूछा था कि क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो मैंने बोला कि भाई नेशनल लेवल पर तो अभी वही एक ऑल्टरनेटिव दिखता है। आप बहुत लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ये तो एक एक करके देखना पड़ेगा। पर आज जो देखा जा रहा है, मतलब मैं तो सीधा सीधा कह सकता हूँ कि ये जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है, जो अपने आप को योगी योगी कहता है, अजय मोहन बिष्ट उसका नाम है, ये तो डेफिनेटली गिल्टी है। हर तरह के अत्याचार के लिए गिल्टी है, एक तरह से जेनोसाइड के लिए गिल्टी है। और इसको तो ज़रूर अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। इसके खिलाफ इतने सारे सीरियस क्रिमिनल केसेस थे, खुद अपने खिलाफ विड्रॉ कर लिए इसने। कि कभी आप भी अभी सिंगल पे मेरा सीरियस क्वेश्चन भी उसके साथ सीरियस क्वेश्चन ये है सर कि देखिए, वहाँ एक सरदार जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था आपसे कि इसका जो आम पब्लिक है उसको ये बातें समझ में नहीं आती। आप कुछ बातें मैं थोड़ा सा सॉरी फील करूँगा कि मेरे सबसे के ऊपर से गुजर गई है कि क्या हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? क्या हम आज एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं कि उसको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है? क्या हमने 80s और 90s के बीच में एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर को नहीं बेच दिया था? क्या ये हमारा जी क्या इस बात पे बात नहीं हो रही? यहाँ बहुत सारे भतीजे भी बैठे हैं, यहाँ पैरेलल गर्ग भी बैठे हैं, मेरे सर मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ। क्या ये लोग सर प्लीज मुझे 2 मिनट दे दीजिए। नहीं बहुत क्वेश्चन ये है सर कि क्यों हम RTE एजुकेशन बहुत बड़ा इशू है। RTE एक्ट जो है, RTE एक्ट है, वो पूरे देश में 10 से 12% बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। मैं मानता हूँ कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। सर मेरा सवाल है आपसे, आप वकील बरादरी से आते हैं, तो वकील जो 47 से पहले जो फ्रीडम स्ट्रगल चला था उसमें भी वकीलों की काफ़ी बड़ी भूमिका थी। आप भी काम करते हो, बट जब आपके ऊपर हमला हुआ था कश्मीर के इशू पे आपने जब बयान दिया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, और जब अब डेफामेशन का केस हुआ तो आपके साथ खड़ी हुई प्रतीत नहीं हुई। एक तो ये क्यों है? दूसरा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान में 2007 में मुशर्रफ के खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक थी वकीलों की। कैन इंडिया एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ सेकंड ब्लैक कोर्ट रेवोल्यूशन? नहीं, ईमानदारी से मैं ये अभी नहीं कह सकता कि इंडिया आई डोंट थिंक इंडिया शुड वेट फॉर और एक्सपेक्ट अ ब्लैक कोर्ट रेवोल्यूशन, बट आई डू बिलीव कि लॉयर्स हैव टू प्ले, एटलीस्ट सम लॉयर्स, नॉट necessarily lawyers as a community, but at least some lawyers have to play a very important role, firstly in being at the forefront of a movement for judicial reforms, which is a very, very important issue in this country. And more than that, also being in the forefront of this fight back to reclaim democracy and our republic. इतना ज़्यादा फाइनली ट्यून नहीं हूँ किसान आंदोलन से, योगेंद्र जी उसका ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है। ये जो नया कानून आया है और जिस तरह से पास किया गया, इससे किसान और किसानों की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है
और मुझे लगता है कि वो भी एक इम्पोर्टेंट, किसान भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस संपूर्ण क्रांति के मूवमेंट। देश दुनिया ते कोरोना महामारी दा असर। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।